कल्पना कीजिए एक 20 साल की लॉ स्टूडेंट है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है और जिसका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनना है। राइट मतलब एक बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास एकेडमिक ड्रीम, जहाँ पढ़ाई सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। और अब इस कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कुछ ही सालों बाद वही लड़की एक ऐसी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखती है जिसका विषय स्पर्म डोनेशन है। एक ऐसा टॉपिक जिस पर उस वक्त बात करना भी ना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। एग्जैक्टली लोग उस वक्त ऐसी बातों से थोड़ा कतराते थे। वही तो। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वही लड़की पर्दे पर अचानक एक प्ले स्कूल टीचर का किरदार निभाती है जो 16 छोटे बच्चों को हॉस्टेज बना लेती है। तो मतलब अगर हम इन किरदारों को एक साथ रखकर देखें तो ये किसी टिपिकल बॉलीवुड स्टार का करियर ग्राफ तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। ये एक तरह की बगावत लगती है यार। बगावत जो इंडस्ट्री के उस पूरे सोलो लीड वाले फॉर्मूला के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी बगावत है। और यही वजह है कि आज इस डीप डाइव में हम यामी गौतम की इस सफर का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉलीवुड में ना एक बहुत ही सेट ब्लूप्रिंट होता है ना। एक लॉन्च पैड चाहिए। हाँ, एक बड़ा लॉन्च पैड, एक भारी भरकम पीआर मशीनरी जो आपके हर कदम को कवर करे, चमकते दमकते एयरपोर्ट लुक्स और किसी भी तरह बस हीरो के ऑपोजिट वो सोलो लीड हथियाने की होड़। सही बात है। लेकिन जब कोई कलाकार इस पूरी मशीनरी को नकार कर बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपनी शर्तों और अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री के शिखर पर पहुंचता है तो वो कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रह जाती। ये एक मास्टर क्लास बन जाती है कि कैसे हम स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर अपनी एक अलग जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस गहराई तक जाने के लिए हमारे पास डेटा और रिसर्च का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैक है आज। राइट और हमने काफी अलग अलग सोर्सेज यूज किए हैं इसके लिए। हाँ, हमने इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स के उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज खंगाले हैं। फिर एल इंडिया का वो शानदार फैशन एनालिसिस है जो उनके कपड़ों के जरिए उनकी साइकोलॉजी को डिकोड करता है, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है एक्चुअली। बहुत फैसिनेटिंग है। और इसके अलावा हमारे पास IMDb की रेटिंग्स हैं, डेक्कन क्रॉनिकल और बज़ टैग जैसे पोर्टल्स के क्रिटिकल रिव्यूज हैं और रीसेंट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स भी हैं जहां आंकड़े सैकड़ों करोड़ों में हैं। मतलब डेटा की कोई कमी नहीं है आज। बिल्कुल नहीं। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि कैसे सोलो लीड रोल्स के बजाय कैरेक्टर्स या किरदारों का पीछा करना और PR के शोर शराबे से दूर रहकर एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना एक लंबी और सक्सेसफुल पारी का राज हो सकता है। हाँ, तो इस सफर को ढंग से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस नींव की तरफ लौटना होगा जहाँ से उनकी ये सोच डेवलप हुई। हिमाचल प्रदेश वाला फेज। एग्जैक्टली। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जन्मी और चंडीगढ़ में पली बड़ी यामी का जो असल लक्ष्य था, जैसा हमने शुरू में कहा, वो IAS बनना था। राइट। उनके पिता मुकेश गौतम जो खुद एक पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं, उनका इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत ही क्लियर नजरिया था। जब यामिनी ने एक्टिंग की तरफ रुख किया ना तो उनके पिता ने एक बहुत गहरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि अगर तुम फिल्म फेयर अवार्ड जीतती हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी डिग्री और तुम्हारी शिक्षा कहीं ज्यादा मायने रखती है। अरे वाह, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे परिवार से आना जहाँ ग्लैमर को सफलता का पैमाना नहीं माना जाता बल्कि एजुकेशन और आपके काम के सब्सटेंस को तवज्जो दी जाती है। हाँ, वही वैल्यूज उनकी फाउंडेशन बन गई। शायद यही वजह है कि उन्होंने कभी ना सफलता के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे। उनकी शुरुआत भी किसी बड़े यशराज या धर्मा प्रोडक्शन के बैनर से नहीं हुई थी। उन्होंने बाकायदा टेलीविजन से शुरुआत की थी। बिल्कुल। और टेलीविजन का वो जो दौर था ना, उसने उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से शेप किया। उन्होंने चांद के पार चलो और ये प्यार ना होगा कम जैसे सीरियल्स किए। और हम सब जानते हैं कि टीवी की दुनिया बहुत ही डिमांडिंग होती है और रोज का ग्राइंड होता है वहाँ। रोज का ग्राइंड। वहाँ आपको हर दिन दर्शकों के सामने खुद को प्रूव करना होता है। इसके बाद उन्होंने रीजनल सिनेमा का रुख किया। कन्नड़ा फिल्म उल्लासा उत्साह में काम किया। राइट। उस फेज ने उन्हें ग्राउंड रियलिटी सिखाई होगी। एग्जैक्टली। टीवी और रीजनल सिनेमा के इस ग्राइंडिंग ने ना उन्हें एक बहुत अहम बात सिखाई कि अगर आपकी कहानी में, आपके कंटेंट में दम नहीं है तो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा दर्शकों को बांध कर नहीं रख सकता। और आई थिंक यही चीज 2012 में उनके बॉलीवुड डेब्यू में नजर आई थी। विकी डोनर में उनका आशिमा रॉय का किरदार। हाँ, वो एक बहुत बोल्ड चॉइस थी। उस वक्त स्पर्म डोनेशन के विषय पर फिल्म बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। एक नए एक्टर के लिए तो ये और भी बड़ा रिस्क था।
अगर मैं इसको एक एनालॉजी दूं एज अ स्टार्टअप, अगर सोचें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने अपना एकदम सेफ और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, आई मीन लॉ या आईएएस वाला छोड़कर एक हाई रिस्क वेंचर में कदम रखा हो। बहुत सही एनालॉजी है ये। लेकिन उनका फाउंडेशन, उनका जो कंटेंट वाला विजन था, वो इतना मजबूत था कि वो जोखिम काम कर गया। काम तो कर गया, लेकिन इस स्टार्टअप वाली बात को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हर सक्सेसफुल स्टार्टअप की तरह उनके करियर में भी वो दौर आया जब उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट थोड़ा डगमगाने लगा। अच्छा, वो विकी डोनर के बाद वाला फेज। हाँ, विकी डोनर की शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्म्स की जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, जैसे टोटल सियापा, एक्शन जैक्सन, सनम रे। ओह हाँ, ये वो फेज था। ये वो दौर था जहां इंडस्ट्री ने ना उन्हें एक बॉक्स में डालना शुरू कर दिया था। उन्हें वो टिपिकल डैम्सल इन डिस्ट्रेस, यानी संकट में फंसी एक खूबसूरत लड़की वाले रोल्स ऑफर होने लगे थे। इंडस्ट्री की ना ये पुरानी आदत है, अगर आप किसी एक चीज में अच्छे लगते हैं तो वो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर बस वही करते रहें। वही तो, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने पूरे गेम को बदल कर रख दिया। 2019 के आसपास उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि वो सोलो लीड के टैग से ऊब चुकी थी। मतलब उन्हें हीरो के पीछे सिर्फ एक प्रॉप बनकर नहीं रहना था। बिल्कुल नहीं। और यहाँ जन्म होता है उस स्ट्रैटेजी का जिसे हम एंटी कास्टिंग कहते हैं। एंटी कास्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ना? एंटी कास्टिंग दरअसल एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। इसका मतलब है किसी एक्टर को जानबूझकर उस रोल में कास्ट करना जो उसकी पब्लिक इमेज के बिल्कुल उलट हो। राइट, एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना। एग्जैक्टली। दर्शक जब थिएटर में जाते हैं तो उनके दिमाग में एक पैटर्न सेट होता है कि ये फला एक्टर है तो ये कुछ ऐसा ही करेगा। जब आप उस पैटर्न को तोड़ते हैं तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक झंझड़ाहट पैदा होती है ना, वो दर्शकों के लिए एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाती है। क्या बात है। और अमर कौशिक और आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स ने यामी के साथ ठीक यही किया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो फिल्म बाला में उनका पारी मिश्रा वाला किरदार है। ओ एब्सोल्युटली, वो टिकटॉक मॉडल वाला। हाँ, एक टिकटॉक मॉडल जो पूरी तरह से सुपरफिशियल है, जिसे अपनी ही शक्ल और अपनी इमेज से बेइंतहा प्यार है। ये रोल उनके उस सीरियस और संजीदा वाले पर्सोना के बिल्कुल ऑपोजिट था। और मजेदार बात यह है कि कई लोगों ने मेकर्स को जाके बोला था कि यार तुम यामी को कॉमेडी के लिए क्यों ले रहे हो? सच्ची? हाँ, उन्हें लगा वो ये कर ही नहीं पाएंगी। लेकिन पर्दे पर उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक थी कि वो फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई। और उसी साल दूसरी तरफ देखें तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई। हाँ, वो बिल्कुल दूसरा एक्सट्रीम था, जहाँ उन्होंने पल्लवी शर्मा का किरदार निभाया जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। तो मतलब एक तरफ बाला की वो चुलबुली लड़की और दूसरी तरफ उरी की वो नो नॉनसेंस ऑफिसर। और इसके बाद तो मैंने इस एंटी कास्टिंग को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। आप थर्सडे को ही ले लीजिए। वो रोल तो काफी डार्क था। बहुत डार्क। उनका चेहरा इतना मासूम और शांत लगता है, और उस चेहरे के साथ जब वो नैना जायसवाल बनकर 16 मासूम बच्चों को गन पॉइंट पर रखती हैं, तो दर्शक सच में अंदर तक हिल जाते हैं। या फिर 10वीं में वो सख्त आईपीएस ऑफिसर ज्योति देसवाल का किरदार। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। देखिए, ये एंटी कास्टिंग ना सुनने में बहुत फैंसी लगता है, हाँ। पर प्रैक्टिकली सोचें तो क्या ये एक्टर्स के लिए एक सुसाइड मिशन नहीं हो सकता? कैसे मतलब? मेरा मतलब है जब आप अपने कंफर्ट जोन को इतनी बुरी तरह तोड़ते हैं और अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो ये इंडस्ट्री आपको इजीली दूसरा मौका तो देती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो क्या इस रिस्क को लेने की जो भूख है वही उन्हें बाकी भीड़ से अलग कर रही है? 100% ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन यामी ने ना ये बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर वो वही सुरक्षित सोलो लीड वाली गेम खेलती रही तो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होगी। पॉइंट है। एंटी कास्टिंग ने उन्हें वो सरप्राइज एलिमेंट दिया जिसकी दर्शकों को हमेशा तलाश रहती है। जब दर्शक ये गेस करना छोड़ दें कि आप अगला क्या करने वाले हैं, तभी आप एक असली आर्टिस्ट बनते हैं। और इस स्ट्रैटेजी ने न सिर्फ उनके रोल्स को बल्कि उनकी पूरी पब्लिक इमेज को बदल कर रख दिया। पब्लिक इमेज की बात करें तो यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू सामने आता है। आज के बॉलीवुड में कड़वा सच है, पीआर मशीनरी। ओह यस, पेड पीआर। आजकल तो सफलता इस बात से मेजर नहीं होती कि आपने एक्टिंग कैसे की, बल्कि इस बात से होती है कि सोशल मीडिया पर आपके कितने मीम बन रहे हैं, आपके जिम लुक्स या एयरपोर्ट लुक्स कितने वायरल हो रहे हैं।
लेकिन यामिनी ने इस पूरी पेड पीआर वाली कल्चर को पूरी तरह से नकार दिया है। ये शायद ना इस इंडस्ट्री का सबसे अनयूजुअल फैसला है आज के टाइम में। उनका बहुत क्लियर मानना है कि काम को खुद अपनी गवाही देनी चाहिए। राइट। वो किसी पब्लिक रिलेशन एजेंसी को इसलिए पैसे नहीं देती ताकि वो मीडिया में उनकी झूठी तारीफों के पुल बांधें। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा था कि मैं आपको ये बताने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी कि मैं अच्छी हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आइए उसका जश्न मनाते हैं। ये एक ऐसा स्टैंड है जो इस इमेज मेकिंग वाले दौर में ना बहुत हिम्मत का काम है यार। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। पर चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। आज के टाइम में विजिबिलिटी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, ये रूल तो है। तो ऐसे माहौल में जहाँ हर कोई ध्यान खींचने के लिए चीख रहा हो, वहाँ पीआर से पूरी तरह किनारा कर लेना, क्या ये उनके करियर के लिए नुकसानदायक नहीं है? I mean, जब बाकी एक्टर्स हर रोज अखबारों में हैं और आप गायब हैं, तो क्या आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही वैलिड डर है। लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, जब एक कमरे में हर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो और अचानक कोई एक इंसान बिल्कुल शांत खड़ा हो जाए, तो आपका ध्यान सबसे पहले उस शांत इंसान पर ही जाता है ना? हाँ, ये बात तो है। दर्शक अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। उन्हें समझ में आता है कि कौन सी तारीफ मैन्युफैक्चर्ड या खरीदी हुई है और कौन सी असली है। जब यामी पीआर के जरिए अपनी हवा नहीं बनाती, तो इसका सीधा असर दर्शकों के भरोसे पर पड़ता है। ओह, आई सी, ट्रस्ट बिल्ड होता है। एग्जैक्टली। दर्शक जानते हैं कि यह एक्टर अगर किसी फिल्म में है तो इसने स्क्रिप्ट देखकर हाँ की होगी, ना कि किसी पीआर स्टंट के लिए। और ये जो भरोसा है ना, ये उनके फैशन में भी झलकता है। एल इंडिया ने उनके स्टाइल एवोल्यूशन पर एक बहुत ही शानदार एनालिसिस छापी थी। हाँ, मैं पढ़ रहे थे वो। उसमें ये बताया गया है कि कैसे उनका फैशन पूरी तरह से कंफर्ट फर्स्ट है। वो रॉ मैंगो या पुनीत बालाना के सूट्स, फ्लोरल साड़ीज, बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी और अपने वो सिग्नेचर नेचुरल मेकअप में नजर आती हैं। बिल्कुल, कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं। वही ना, ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई ग्लैमरस अवतार लेना है। वो पाउडर पिंक सूट में भी उतना ही कॉन्फिडेंट लगती हैं जितनी किसी शियर ऑर्गेन्जा आउटफिट में। ये उनके उसी ऑथेंटिसिटी वाले माइंडसेट का एक विजुअल एक्सटेंशन लगता है मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑथेंटिसिटी बॉक्स ऑफिस पर सीधे तौर पर नंबर्स में बदल रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो उरी ने वर्ल्ड वाइड करीब 341.75 करोड़ का बिजनेस किया। मैसिव नंबर्स। ये आंकड़े सिर्फ इसीलिए बड़े नहीं हैं कि फिल्में हिट हुई, ये इसीलिए अहम है क्योंकि ये प्रूफ करती हैं कि बिना अग्रेसिव पीआर के भी अगर कंटेंट मजबूत हो तो दर्शक थिएटर तक आते हैं। बॉक्स ऑफिस के साथ साथ अगर हम उस प्लेटफॉर्म की बात करें जहां दर्शक खुद वोट करते हैं, मेरा मतलब है IMDb, तो वहां की तस्वीर तो और भी साफ है। उनकी टॉप 5 रेटेड फिल्म्स में उरी 8.2 के साथ सबसे ऊपर है। राइट। उसके बाद 7.8 रेटिंग के साथ आर्टिकल 370 है, फिर विकी डोनर, ए थर्सडे और OMG 2 है। अगर आप इन फिल्म्स के सब्जेक्ट्स को देखें ना, तो इनमें से कोई भी हल्की फुल्की मसाला फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब आर्टिकल 370 को ही देख लीजिए। ये फिल्म जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने की हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर आधारित है। ये एक कॉम्प्लेक्स और फैक्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनी हक्सर का किरदार निभाया है और ये फिल्म 2024 की बड़ी हिट रही थी। उसी तरह उनकी आने वाली फिल्म हक है जो 1985 के उस चर्चित शाहबानो केस के बैकग्राउंड पर बना एक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये दोनों ही विषय बहुत भारी हैं। हाँ, तथ्यों से भरे हुए हैं और एक एक्टर के तौर पर ये आपसे एक बहुत ही मैच्योर अप्रोच डिमांड करते हैं। उनका इन फिल्म्स को चुनना और फिर दर्शकों द्वारा उन्हें इतना हाई रेट किया जाना ये बताता है कि उनका जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का गैम्बल था ना, वो बिल्कुल सही जगह लगा है। ये बहुत ही कमाल का बैलेंस है यार। हाँ। और जो ये शांत, फोकस्ड और काम से काम रखने वाला रवैया हम उनके करियर में देख रहे हैं, वो उनके प्राइवेट लाइफ में भी साफ नजर आता है। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ में भी यही पैटर्न है। खासकर डायरेक्टर आदित्य धर के साथ उनकी जो क्रिएटिव और पर्सनल पार्टनरशिप है, वो बॉलीवुड के बाकी कपल्स या रिश्तों से बहुत अलग लगती है। उनकी लव स्टोरी भी ना उनके काम करने के तरीके की तरह ही बिल्कुल अनफिल्टर्ड थी। उरी के प्रमोशंस के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। अच्छा, उरी के टाइम पर? हाँ, और जैसा कि यामी ने बताया था, वहाँ घुटनों पर बैठकर अंगूठी पहनाने वाला कोई टिपिकल फिल्मी प्रपोजल नहीं था। कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं, ये बस दो ऐसे लोगों का मिलना था जिनका अपने काम के प्रति नजरिया एक जैसा था।
यामी ने काफी बार इस बात का जिक्र किया है कि वो आदित्य के शांत स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। सेट पर चाहे जितनी भी अफरा तफरी हो, आदित्य का बर्ताव कभी नहीं बदलता। वो अपने काम के जरिए लोगों से रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। I mean, वो सम्मान की मांग नहीं करते, उन्हें वो नेचुरली मिलता है। इस रिश्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बॉलीवुड रोमांस नहीं, बल्कि एक वेल ऑयल्ड फिल्म क्रू है। ये बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है ना? जहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बस दोनों का अपने काम पर पूरा फोकस है और एक दूसरे के लिए बहुत गहरा सम्मान है। जून 2021 में उन्होंने बहुत ही सादे और ट्रेडिशनल तरीके से शादी की और अभी रिसेंट ही मई 2024 में वो एक बेटे विदाविद के पेरेंट्स बने। और ये पार्टनरशिप ना अब बॉक्स ऑफिस पर भी एक पावर कपल बन चुकी हैं। आदित्य ने उरी डायरेक्ट की, फिर आर्टिकल 370 को प्रोड्यूस किया और अभी हाल ही में आदित्य धर की जो फिल्म धुरंधर रिलीज हुई है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है, उसने तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान ही ला दिया है। हाँ, फिगर्स काफी क्रेजी हैं उसके। उस फिल्म ने सिर्फ 19 दिनों में 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इस फिल्म में भी यामी का एक बहुत ही स्पेशल कैमियो है। वैसे इस पूरी धुरंधर फ्रैंचाइज का पार्ट 2 मार्च 2026 में आ रहा है, जिसका सबको ईगरली इंतजार है। और इसके साथ साथ खुद यामी की भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज आई है धूमधाम। हाँ, प्रतीक गांधी के साथ। हाँ, जो उनके कॉमेडी वाले उस मल्टी टैलेंटेड एस्पेक्ट को फिर से दर्शकों के सामने ला रही है। तो मतलब दोनों अपने अपने जोन में बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमारे सामने ना एक बहुत ही क्लियर तस्वीर उभर कर आती है। यामी गौतम का ये जो पूरा सफर है, ये एक बात को बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करता है कि अगर आप दिखावे और पीआर के पीछे भागने के बजाय सिर्फ अपनी क्राफ्ट को निखारने पर फोकस करें और इंडस्ट्री ने आपके लिए जो बॉक्स बनाया है उसे तोड़कर खुद की एंटी कास्टिंग करने की हिम्मत जुटाएं, तो आप एक ऐसी लेगेसी खड़ी कर सकते हैं जिसे कोई टेम्पररी बॉक्स ऑफिस ट्रेंड हिला नहीं सकता। और मुझे लगता है ये सीख सिर्फ सिनेमा या एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं। कैसे? हम सब ना अपनी अपनी फील्ड्स में किसी न किसी स्टीरियोटाइप का शिकार होते हैं। लोग तय कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सही बात है, सब पर लेबल्स लग जाते हैं। वही लेबल्स। असली ग्रोथ तभी होती है जब आप उन एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट जाकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने असल स्वभाव को बचाए रखना ही आज के टाइम में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा के बाद एक थॉट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको सुनने वाले लोग भी इस पर थोड़ा सोचें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी इंसान का एकदम परफेक्ट, फ्लॉलेस और पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड पीआर अवतार बनाना चुटकियों का खेल हो गया है ना? हाँ, टेक तो वहाँ पहुंची चुकी है। तो जब टेक्नोलॉजी स्टारडम के इस दिखावे को इतनी आसानी से कॉपी कर सकती है, तो क्या आने वाले कल में जब सब कुछ ऑनलाइन इतना परफेक्ट और प्लास्टिक होगा, तब किसी ह्यूमन कलाकार की ये जो कच्ची, बिना पीआर वाली और अनएक्सपेक्टेड ऑथेंटिसिटी है, क्या यही वो इकलौती चीज बचेगी जो इंसानी एक्टर्स को मशीन्स और एल्गोरिदम्स की भीड़ से अलग करेगी? ये काफी डीप, प्रोफाउंड थॉट है। क्या फ्यूचर में ये ऑथेंटिसिटी ही हमारी सबसे कीमती और प्रीमियम करेंसी बनने वाली है, जहां हम सेलिब्रिटी स्टेटस से ज्यादा प्योर कैपेबिलिटी को पूजेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।